वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइस। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रिज्म के बारे में गाइस, कि प्रिज्म क्या होता है गाइस। प्रिज्म की जो होता है, प्रिज्म क्या होता है कि प्रिज्म इज एक ऑप्टिकल डिवाइस विच हैज़ बाउंडेड बाई टू मोर देन टू साइड। अब प्रिज्म जो होता है ना, उसमें कितनी साइड होती है? मोर देन टू यानी कि एटलीस्ट उसमें कम से कम मतलब एटलीस्ट उसमें 3 साइड होनी चाहिए। कितनी साइड होनी चाहिए? 3 साइड होनी चाहिए, ठीक है। एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर प्लेन एंड नॉन पैरेलल। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसी होनी चाहिए? वो प्लेन होनी चाहिए और नॉन पैरेलल होनी चाहिए गाइस। कैसे? कि सपोज कीजिए यहाँ पर ये हमने देखा कि ये क्या है, कि हमें ये देखना है कि ये प्रिज्म है या नहीं है। मैंने पास देखा, मैंने 2 ऑप्टिकल डिवाइस है, एक ये है, दूसरा इस तरीके से है और ये है, ठीक है। हमें इन दोनों में से चेक करना है कि ये जो है ऑप्टिकल डिवाइस ए और ऑप्टिकल डिवाइस बी, ये क्या है, इनमें से कौन सा डिवाइस हमारा प्रिज्म है और कौन सा प्रिज्म नहीं है। सपोज कीजिए यहाँ से ये रे आ रही है इस तरीके से, इंसिडेंस रे, फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुई और इस तरीके से, और इससे ये हुई यहाँ से, फिर ये यहाँ पर और फिर ये इस तरीके से। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा प्रिज्म है और कौन सा हमारा प्रिज्म नहीं है ऑप्टिकल डिवाइस, ठीक है। तो हम देखते हैं गाइस, हमारा फर्स्ट ऑप्टिकल डिवाइस प्रिज्म है और सेकंड नहीं है। क्यों गाइस? तो प्रिज्म की डेफिनेशन क्या कह रही है कि हमारे पास ये कह रही है कि ये एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है जिसमें कम से कम 3 साइड होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? यानी ए ऑप्टिकल डिवाइस विच इज बाउंडेड बाय मोर देन 2 साइड, यानी कि मोर देन 2 साइड, यानी कि मोर देन 2 साइड यानी 2 से ज़्यादा साइड होनी चाहिए, यानी कि एटलीस्ट 3 साइड तो होनी ही चाहिए। तो इसमें 3 है, 1 2 और 3, इसमें भी 1 2 और 3। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी कि जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है यहाँ पर कौन सी? एक ही सरफेस, ये दूसरी है, इधर एक ये है, दूसरी है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर प्लेन, यानी कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है हमारी, रिफ्रैक्टिंग जो सरफेस है वो कैसे होनी चाहिए? वो प्लेन होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो प्लेन है लेकिन यहाँ पर ये कर्व्ड है, तो ये हमारा प्रिज्म नहीं है क्योंकि हमारी रिफ्रैक्टिंग जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है, तो ये प्रिज्म नहीं है। लेकिन ये क्या है? प्रिज्म है। एंड नॉन पैरेलल इज कॉल्ड प्रिज्म, यानी कि दोनों जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो कैसे नहीं होनी चाहिए? नॉन पैरेलल नहीं होनी चाहिए सॉरी, नॉन पैरेलल होनी चाहिए, यानी कि पैरेलल नहीं होनी चाहिए गाइस। तो इसमें जो प्रिज्म होता है ना, उसमें मोर देन 2 साइड हो सकती है। अब जैसे कि ये है, एक हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से है, और हमारी जो है ऑप्टिकल डिवाइस है इस तरीके से रे आ रही है। सपोज कीजिए इसमें इस तरीके से रे आई, यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई इस तरीके से और ये यहाँ पर गई, तो इस रे में क्या ये प्रिज्म है? बिल्कुल प्रिज्म है गाइस। ये प्रिज्म की दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसमें क्या है? ऑप्टिकल सरफेस कितनी है? मोर देन 2 है, ठीक है। और दूसरा केस, इसकी जो सरफेस है, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, वो दोनों कैसी है? प्लेन है, और दोनों ही एक दूसरे के नॉन पैरेलल है गाइस, ठीक है। तो नॉन पैरेलल है गाइस। तो इस तरीके से ये क्या है? हमारा प्रिज्म होता है। तो एक बेसिक प्रिज्म हम नॉर्मली देखते हैं कि हमारा प्रिज्म जो है एक ट्रेंगुलर होता है, लेकिन बहुत सारी साइड्स हो सकती है प्रिज्म, बहुत तरीके के शेप के हमारे पास प्रिज्म हो सकते हैं। प्रिज्म के लिए सिर्फ ये 2 ही कंडीशन होती है। वो क्या होती है कि ये बाउंडेड होना चाहिए मोर देन 2 साइड, और दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमेशा प्लेन होनी चाहिए, और एक दूसरे के नॉन पैरेलल होनी चाहिए गाइस। नोट कर लीजिए गाइस। फिर हम बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एट द प्रिज्म गाइस, यहाँ तक नोट कर लीजिए गाइस। फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं प्रिज्म के। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होती है प्रिज्म प्रिज्म थ्योरी की, जो प्रिज्म से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती है, यानी कि कुछ क्या क्या चीज़ें होती है उसके देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग द प्रिज्म थ्योरी, यानी कि प्रिज्म थ्योरी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सबसे पहले क्या है? रिफ्रैक्टिंग जो सरफेस है। हमने अभी देखा था कि हमारी जो इंसिडेंस रे है, किसी जो प्रिज्म की कंडीशन में क्या थी कि जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? प्लेन होनी चाहिए और एक दूसरे के नॉन पैरेलल होनी चाहिए। तो ये जो हमने डेफिनेशन तो देख थी, लेकिन रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती कौन सी है गए? तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस वो होती है, कौन सी सरफेस होती है कि surface of prism on which light incidence and by which it emerge out are called surfacing,
है ना, जो है रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाती है, यानी कि वो सरफेस जहाँ से लाइट क्या होती है, इंसिडेंस रे आती है, और जहाँ से जो क्या होती है रिफ्रैक्टिंग रेज वो क्या होती है बाहर निकलती है गाइस, उसको हम क्या बोलते हैं, उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं, किसकी, प्रिज्म की। यानी कि अब यहाँ पर प्रिज्म की जो है रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सी है, पी क्यू और पी आर गाइस, क्योंकि यहाँ से इंसिडेंस रे आ रही है और यहाँ से निकल रही है, तो पी क्यू और पी आर जो है वो क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म की है गाइस। नेक्स्ट टर्म है हमारा रिफ्रैक्टिंग एंगल या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा है, कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म वो होता है जैसे ए, अब एक एंगल किसके बीच में है, दो जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उनके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। यानी कि एंगल मेड बिटवीन रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म गाइस। आगे बात समझ में, जो एंगल हमारा बनता है किसके बीच में, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं गाइस। थर्ड टर्म्स होती है कि थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म क्या होती है कि जिस प्रिज्म के अंदर ये जो एंगल ए होता है वो लेस देन किससे होना चाहिए, 10 डिग्री होना चाहिए। एंगल ए इज लेस देन 10 डिग्री, तो उस प्रिज्म को हम क्या बोलेंगे, है थिन प्रिज्म बोलेंगे गाइस। उस प्रिज्म को हम क्या बोलते हैं, थिन प्रिज्म बोलते हैं गाइस। एक नेक्स्ट टर्म बोलती है डेविएशन ऑफ प्रिज्म की गाइस। नेक्स्ट टर्म इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म हमारी जो बनती है कि डेविएशन ऑफ प्रिज्म गाइस। यहां तक नोट कर लीजिए गाइस। ओके गाइस, तो अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं डेविएशन ऑफ ए प्रिज्म। यानी कि एक प्रिज्म में जब रे इंसिडेंस रे आती है तो उसके अंदर और वो बाहर निकलती है तो उसके अंदर कितना डेविएशन आता है, ठीक है गाइस। तो उस डेविएशन ऑफ प्रिज्म की हम बात करते हैं, ठीक है। ये सपोज कीजिए कि ये इंसिडेंस रे है, तो इसको अगर जब हम ये प्रिज्म से आए रिफ्रैक्ट होके यहाँ से बाहर निकली, ठीक है। अब हमने देखा कि इसको हमने, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये सीधी लाइन इधर से जाती और ये रे इधर से आ रही, तो इनके बीच की जो एंगल है ना, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इनके बीच के जो एंगल है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं, डेविएशन ऑफ प्रिज्म बोलते हैं गाइस, ठीक है। अब ये एंगल कितना है या इस प्रिज्म में डेविएशन कितना हुआ उसको हम निकालना है गाइस, कि एक प्रिज्म में कितना डेविएशन होता है गाइस। तो इसके लिए हम बात करते हैं गाइस। सपोज कीजिए यहाँ पर ये क्या है, हमारी क्या है, इंसिडेंस रे, और ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल के साथ ये एंगल बना रहा है क्या, I1 बना रहा है। तो नॉर्मल के साथ ये रिफ्लेक्टिंग रे है, तो ये एंगल क्या बनाएगी, R2 एंगल बनाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये R1 एंगल बनाएगी गाइस, ठीक है। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंस रहे, तो इसके साथ जो एंगल बना रही है वैसे ये बनाना चाहिए क्या, इसको हमने नाम देना चाहिए I2। लेकिन जो हमारे क्या है कि चला आ रहा है कि जिस साइंटिस्ट ने या जिन्होंने इस पर रिसर्च किया, उन्होंने ये देखा कि अगर हम इसको नाम देते हैं क्या, R1, इसको R2, और इस एंगल को जो नॉर्मल के साथ ये एंगल बना रही है यार, इसको हम देते हैं नाम I2, तो जो हमारा रिजल्ट मिल रहा है वो ज़्यादा बेटर मिल रहा है बजाय इसके I1 देने के लिए। तो जो ट्रेंड चला आ रहा है वही ट्रेंड हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर इसको इंसिडेंस रे को I1 और ये रिफ्लेक्टिंग रे है उसके इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग एंगल को हम क्या बोलेंगे, R1। लेकिन यहाँ पर इसको बोलेंगे R2 और इसको बोलेंगे I1। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को हम R2 ही बोलते हैं, I1 की बजाय इसको यहाँ पर हम R2 बोलते हैं। ये एक्स जो है ये हमारा है क्या है, इसको एक एक्सपेक्शन समझ सकते हैं कि ये जो ट्रेंड चला रहा है हम उसी को देख रहे हैं। इससे क्या है कि हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है इन कंपैरिजन अगर हम इस तरीके से लेते हैं, और जो हमें आगे पता चल जाएगा गाइस, ठीक है। तो इसको हमने दे दिया R2 और इसको हमने दे दिया I2, ठीक है गाइस। तो अब हम बात करते हैं गाइस, हमें देखना है जो है डेविएशन कितना है। तो डेविएशन क्या है, ए निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म की जगह बात करते हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं। इस पॉइंट पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाला एंगल, क्या चाहिए, ये एंगल। तो ये एंगल कितना, अब बात करिए, देखिए इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है, इस बार इसको यहाँ पर बना लेते हैं। इस पॉइंट पर ये इंसिडेंस रे आ रही है, ये क्या है हमारा नॉर्मल है, और यहाँ से हमारी रिफ्रैक्टिंग रे जा रही है, और ये जब हम इस रे को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर सपोज कीजिए ये रे ना हो, ठीक है, तो ये क्या है, अगर सपोज ये जो है
ये रे ना हो और हमारी रे जो है ये इस तरीके से बढ़ती जाए, ठीक है, प्लेन सरफेस जो बढ़ती जाए, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये लाइन नहीं हो तो ये वाला जो आई एंगल है I1 और ये वाला जो कंप्लीट एंगल है ये भी क्या होगा I1, दोनों सेम होंगे। लेकिन यहाँ से ये रिफ्रैक्टिंग ये निकल रही है और ये जो एंगल है यहाँ से ये क्या निकल रहा है कि यहाँ से ये रिफ्रैक्टिंग रे निकल रही है हमारी, और ये जो एंगल है इसको हमने नाम दिया है क्या, R1 गाइस, R1। तो अगर ये एंगल चाहिए ये तो पूरा I1 होगा, ठीक है, पूरा क्या होगा, अपोजिट एंगल इक्वल, तो पूरा क्या होगा I1, लेकिन ये जो छोटा एंगल है ये क्या हो जाएगा I1 माइनस R1, ठीक है, हमें तो ये चाहिए। तो ये इतना सा जो एंगल बचा ना, तो इस एंगल को हम नाम दे देंगे, ये जो एंगल हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इस एंगल का जो नामिंग है वो क्या हो जाएगा, ये एंगल हमारा हो जाएगा कि ये हो जाएगा I1 माइनस R1 गाइस। आगे बात समझे, ये एंगल जो है हमारा क्या आ गया I1 माइनस R1 गाइस। अब हम बात करते हैं सेम केस की बात करते हैं, सेम टर्म्स की बात करते हैं हम किसके लिए, सेकंड केस के लिए गाइस, सेकंड आएगी, ठीक है, सेकंड सरफेस यानी सेकंड पॉइंट के लिए हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए गाइस, सेकंड पॉइंट पर क्या है हमारा, ये इस तरीके से डायग्राम देखिए, ये जो इंसिडेंस रे है और ये रिफ्लेक्टिंग रे है और यहाँ से हमारा नॉर्मल जा रहा है। तो हमने क्या देखा, इस जो है ये रिफ्लेक्टिंग रे है इसको हमने जब बढ़ा दिया, ठीक है, और ये कह रहे हैं हम कि ये जो एंगल है इस रे को जैसे ही हमने पढ़ाया आगे, ये इसको इंसिडेंस रे को भी एक बार भूल जाओ, ठीक है, तो ये जैसे ही आगे बढ़ा है ये हमारे को पता है ये एंगल कितना है, ये I2 है, और जैसे ही हम इस रे को भूल रहे तो इसके अपोजिट एंगल ये भी कितना हो जाएगा हमारा I2। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ से हमारी क्या आ रही है, एक इंसिडेंस रे आ रही है और जो इस नॉर्मल के साथ एंगल क्या बना रही है, R2 एंगल बना रही है, जो इस एंगल के साथ क्या बना रही है, सॉरी, ये जो इंसिडेंस रे आ रही है, ये पूरा एंगल है ना, ये कितना है, ये पूरा एंगल जो है हमारा ये कितना है I2 के इक्वल होगा, और ये इंसिडेंस जो है नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, इंसिडेंस रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है ना, इस तरीके से ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है, ये तो हमने आगे बढ़ाया इसलिए, तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है ये कितना है R2, और हमें ये एंगल चाहिए, तो इस पूरे में से अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये वाला जो एंगल है हमारा ये क्या आ जाएगा, ये एंगल भी हमारा आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा हमारा I2 माइनस R2 गाइस। ये एंगल क्या आ गया, I2 माइनस R2 गाइस। देखिए इसको वापस समझिए, ये है हमारा नॉर्मल, ठीक है, और ये जो है इस पॉइंट से हमारी ये रिफ्लेक्टिव रे निकल रही है, ठीक, तो रिफ्रैक्टिव जो रे है अब इस नॉर्मल के साथ एंगल कौन सा बना रही है, I2, ठीक है। अब मैं इस रे को इस तरीके से आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ये नॉर्मल है परपेंडिकुलर, तो इसके अपोजिट जो एंगल है ये क्या होगा, ये भी I2, और हम देख रहे हैं कि हमारी जो है इंसिडेंस रे जो है, हमारी जो इंसिडेंस रे है जो ये, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हुई है ना, तो ये जो इंसिडेंस रे यहाँ से कहीं आ रही है, और ये इंसिडेंस रे ये हमारा क्या नॉर्मल है, ये इंसिडेंस रे है जो इस नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, वो कितना बना रही है, ये बना रही है R2, इसको हमने नाम दिया क्या, R2। तो मतलब हमें चाहिए कौन सा एंगल, हमें चाहिए ये वाला एंगल, हमें केवल ये वाला एंगल चाहिए, तो ये कंप्लीट ये वाला एंगल चाहिए। अब ये कंप्लीट एंगल कितना है, ये कंप्लीट एंगल I2 है और ये छोटा वाला एंगल R2 है, तो ये एंगल चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा I2 माइनस R2 हो जाएगा, तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, I2 माइनस R2 हो गया गाइस। यहाँ तक आगे बात समझ में, चलो गाइस, तो अगर ये दो एंगल आ गए, अब बात करते हैं इस डायग्राम की, फिर से इस ट्रेंगल की बात करते हैं। सपोज कीजिए मैं ट्रेंगल को नाम दे देता हूँ, यहाँ पर A पॉइंट दे देता हूँ, यहाँ पर B पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है, या इसको मैं देता हूँ P एंड ये P और ये Q पॉइंट है और ये C पॉइंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रेंगल P Q और C की, ठीक है। ट्रेंगल जो है हमारा कौन सा, P Q और C, ठीक है, ये लाइन आगे बढ़ रही है, और ये जो एंगल है हमने जिसको नाम दिया S। अब ये एंगल और ये एंगल, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होता है, दो अपोजिट जो इंटरनल एंगल होता है इनका सम होता है, ठीक है। तो बस, तो हमें क्या लिखना है कि हमारा जो डेविएशन है बाय फिगर, ठीक है, फिगर से हमने क्या लिखा, जो हमारा जो डेविएशन है एस वो इक्वल होगा किसके, एंगल किसके, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, ठीक है गाइस। यहाँ से इस डायग्राम को रफ कर देते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, डेविएशन जो हमारा, अब इसको देखते हैं, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 हमने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में देखा था, ये कितना होता है, ये
ए के इक्वल होता है, तो हम इसको डेल इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, I1 प्लस I2 माइनस ए गाइस। और ए क्या है, एंगल ऑफ सॉरी ए क्या है यहाँ पर हमारा जो है एंगल ऑफ डेविएशन होगा। ये जो ए है गाइस वो क्या होगा हमारे पास, एंगल ऑफ डेविएशन होगा। अब कैसे इसको देखते हैं गाइस, यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला आता है ना, इसको कैसे, ये कैसे आया, ये जो ए हमने लिखा ना, ये कैसे लिखा, इसको हम समझते हैं। पहले एक बार इसको ये डायरेक्ट ना लिखे मैं आपको समझाता हूँ। इससे ना इसका डेरिवेशन अगर आपसे पूछ लिया है तो हम इसका डेरिवेशन कर लेते हैं गाइस। अब देखते हैं, हमें यहाँ तक तो पता ये मिल गया हमारे पास, तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन का, इसको इक्वेशन दे देते हैं 1, ठीक है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो डेविएशन का जो फॉर्मूला है एक ये फॉर्मूला हमें मिल गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम दे देते हैं नाम A1 गाइस। तो ये क्या है, एक डेविएशन का एक फॉर्मूला है। अब हमें इसको देखते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस। अब हम देखते हैं इस डायग्राम में कि हमने क्या किया, इसको आगे बढ़ाया और इसको भी आगे बढ़ाया, ठीक है, इन दोनों टर्म्स को हमने क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। तो ये एंगल है, सपोज कीजिए ये एंगल क्या है, एक थीटा एंगल। अब जैसे ही हमने इसको एंगल आगे बढ़ाया, अब हम ये हमारे पास क्या बन गया, एक एंगल क्या बन गया, ये थीटा एंगल बन गया, ठीक है गाइस, ये थीटा एंगल बन गया। चलो तो अब हम बात करते हैं इस जो हमारा है इस डायग्राम के बारे में, किसके, ये जो डायग्राम यहाँ से लेते हैं हम इस तरीके से, इस जगह से हम इस डायग्राम की बात करते हैं, ये वाला जो डायग्राम है इसकी, ये जो डायग्राम है ना गाइस, इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये वाला डायग्राम, ठीक है। अब ये क्या है, एक चतुर्भुज है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें ये एंगल कितना है, ये एंगल जो है हमारा ए एंगल है, ये क्या है, एंगल ए है, ठीक है, एंगल ए है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। अब ये एंगल कितना होगा, इस अंदर इसके देखिए पी क्यू, और मैं इसको दे देता हूँ, ये सी है ना, ये डी और ये ई पॉइंट है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए ये क्या है, थीटा है, ये क्या है डी, ये क्या है पी, ये क्या है क्यू और ये क्या है ई। तो इसके अंदर ये एंगल तो हमारे पास ए है, ये एंगल थीटा। अब ये दोनों जो एंगल है ना, अब ये देखिए ये क्या है, नॉर्मल है, इस रे पर ये जो है ना ये नॉर्मल है कि नहीं है, तो ये क्या है, ये नॉर्मल है। तो इसका मतलब ये जो एंगल जो बन रहा है ना, ये कितना बन रहा है इस पर 90 डिग्री, और ये क्या है, दोनों एंगल कैसे बन रहे हैं 90 डिग्री के। ये जो एंगल बन रहे हैं ना गाइस, ये क्या है, ये जो एंगल बन रहे हैं ये क्या बन रहे हैं, इस सरफेस के नॉर्मल है, तो ये एंगल भी कितना का बन रहा है, ये जो एंगल है ना ये कितना बन रहा है 90 डिग्री, कितने का 90 डिग्री। और ये जो एंगल है ना ये भी कितना बन रहा है, ये जो एंगल है ये भी हमारा क्या बन रहा है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो इस अगर हम देख सकते हैं इसके सारे इन सभी एंगल्स का सम कितना होगा, इन सभी एंगल का सम होगा 360, है ना। तो इन सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 360 होगा, नहीं होगा। चलो भाई ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, ये तो हो गया इस क्वाड्रिलेटरल का, और एक केस क्या है, अब ये क्या बना, हमने जैसे इसको आगे बढ़ाया तो ये क्या बन गया, हमारे पास एक ट्रेंगल बन गया, पी ई और क्यू जो है हमारे पास क्या है, एक ट्रेंगल है, पी ई और जो क्यू है, पी ई और जो क्यू है, एक ट्रेंगल बन रहा है जिसमें ये एंगल कितना R1, ये एंगल कितना R2 और ये एंगल कितना है थीटा। तो यहाँ से भी एक इक्वेशन बन रही है। अब हम देख रहे हैं इन ट्रेंगल पी ई क्यू गाइस, पी ई क्यू, यहाँ से क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है 180 डिग्री। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1, जो है R1 प्लस R2 प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। जो एंगल कितना है, क्योंकि एक ट्रेंगल के सम सभी एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री गाइस। अब हम बात करते हैं इस क्वाड्रिलेटरल के, तो हम बात कर रहे हैं इन पी डी क्यू ई की गाइस। तो अब इसमें क्या है, एंगल ए, ठीक है, यहां पर देख सकते हैं ए प्लस पी, ठीक है, ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल डी, सॉरी एंगल ई प्लस क्यू इक्वल टू कितना होगा 360, सॉरी प्लस थीटा इक्वल टू कितना होगा 360। अब यहाँ पर मैंने एंगल किसने नहीं लगाया, ये तो एंगल अंदर दिया हुआ ना, ये ए ये थीटा है। अब ये वैसे 90 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो ये कितना हो गया ए प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री
प्लस थीटा इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा a प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये क्या होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब ये भी 180 डिग्री और ये भी 180 डिग्री, ये दोनों क्या आ रहे हैं 180 डिग्री के आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्या बाय इक्वेशन 1 एंड 2। हम किससे निकालेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 गाइस। इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, ये भी 180 डिग्री ये भी 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि R1 प्लस R2 प्लस थीटा इक्वल टू a प्लस थीटा, थीटा से थीटा कट जाएगा, यानी कि R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या आ रहा है a। ये जो आ रही है हमारे पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा यूज में आता है गाइस। इसको भी हम इंपॉर्टेंट लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा, हम इसको लिख देते हैं A2 गाइस, है इक्वेशन नंबर A2। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे किसमें, इसके अंदर जो हमने डायरेक्ट लिखा था ना, तो अब हमने इसको इसमें पुट कर दिया। ये पहले R1 प्लस R2 बराबर a कहाँ से आया था ये नहीं बताया था, इसलिए हमने इसका डेरिवेशन किया और ये R1 प्लस R2 आ गया और यहाँ से हम इसकी पुट वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें गाइस। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो हमने पहले फॉर्मूला लिखा था डायरेक्ट, वो फॉर्मूला आ सकता है गाइस, आ जाएगा गाइस। उस फॉर्मूले को हम लिख देंगे यहाँ पर। अब हमें क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन A1 और A2। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन A1 एंड A2। अब क्या आ रहा है, डेविएशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ रहा है I1 प्लस I2 माइनस a। इस इक्वेशन को हम याद करेंगे और लर्न करेंगे। यही डेविएशन का फॉर्मूला है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ पर इसको लर्न करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं A3 इक्वेशन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। तो डेविएशन हमारा कि किसी प्रिज्म के अंदर डेविएशन, अगर आपसे कह रहा है कि ड्राइव करिए डेविएशन इन द प्रिज्म, तो हमें ये पूरा प्रोसेस करना होगा और ये फॉर्मूला निकालना होगा गाइस। यहाँ तक काम नहीं चलेगा, अपने को यहाँ तक इस पूरे फॉर्मूले को निकालना है गाइस, ठीक है गाइस। तो डेविएशन ऑफ ए प्रिज्म हम यहाँ तक हमारा टॉपिक हो जाता है खत्म। अब हम इसका ग्राफ भी देख सकते हैं कि R1 और R2 का जो ग्राफ है वो क्या है या इनकी रेंज क्या है। अब देखिए इसका जो ग्राफ होता है R1 और R2 का, वो किस तरीके से निकाल सकते हैं कि R1 और R2 का ग्राफ जो है, बात करते हैं ग्राफ की हम बात करते हैं किसके लिए, R1 प्लस R2 के लिए, ठीक है। कि ये क्या है R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या है a। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं गाइस। तो ग्राफ में हम देख सकते हैं, डायरेक्टली बना सकते हैं कि एक तो ग्राफ होता है, ये देखिए समझ कीजिए, ये क्या है हमारे पास R1 है और ये क्या है R2 है। इस केस में हम बात कर रहे हैं कि एक बार क्या होगा R1 0, या तो सपोज कीजिए कि ये एक बार ये 0 है जो है, हम मान सकते हैं क्या कि हमारा जो ये है एंगल, हम मान लें कि एक चीज़ को हम 0 मान सकते हैं, a निकालना है ना, हमें a का निकालना है, और हम बोल सकते हैं या तो R1 0 टेबल बना सकते हैं कि जो हमारी जो टेबल बनेगी ना कि R1 और R2, तो ये a आएगा, ठीक है। अगर R1 0 है तो R2 a होगा, अगर R1 a है तो R2 0 होगा। तो ये केस ले लेते हैं कोऑर्डिनेट का। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, ये R1 है तो R1 0, R1 क्या है 0 और R2 a है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो 0 और क्या आ जाएगा a। दूसरा केस a और 0, तो ये आ जाएगा a, 0। तो ये आ गई हमारे पास क्या है, इसकी लाइन। तो ये इसका क्या बन गया ग्राफ R1 और R2 के। और इसकी जो है दूसरा केस है, इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, R1 बराबर क्या होगा माइनस R2 प्लस a गाइस। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, y बराबर क्या लिख सकते हैं mx प्लस c, जहाँ से m इक्वल टू क्या है, ये क्या है tan थीटा। अब थीटा में देखिए ये भी एंगल a है और ये भी एंगल a है। जब ये दोनों एंगल a होते हैं तो ये एंगल कितना होता है 45 डिग्री, यानी कि ये एंगल कितना है 135, ये एंगल कितना आएगा 135। अब इसमें क्या है देखिए m बराबर क्या आ रहा है यहाँ पर -1, तो m बराबर -1 tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 135 डिग्री पर, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ से वैसे क्वेश्चन कम बनता है, आप एक बार फिर भी इसको समझ सकते हैं। ग्राफ, इसको लिख सकते हैं ग्राफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारा जो ये है कैलकुलेशन ऑफ द डेविएशन फॉर ए थिन
जो है हमारा प्रिज्म, थिन प्रिज्म क्या होता है, जो एंगल क्या है ए छोटा हो उसके लिए हम बात करेंगे। थिन प्रिज्म के लिए हम इसकी डेविएशन की कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ से ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को बहुत ही अच्छी तरीके से, इन दोनों फॉर्मूले को लर्न करना। 3 फॉर्मूले थे, 1, 2 और 3, इन तीनों को अच्छी तरह से लर्न कर लेना। और ये डेरिवेशन पूछ भी सकता है आपसे, डेविएशन ऑफ ए प्रिज्म, फाइंड आउट द या ड्राइव द डेविएशन, फॉर्मूला ऑफ द डेविएशन ऑफ प्रिज्म गाइस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक थिन प्रिज्म है, उसके लिए हमें क्या निकालना है गाइस, डेविएशन निकालना है गाइस। ओके गाइस, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं डेविएशन किसके लिए, एक थिन प्रिज्म के लिए। सर थिन प्रिज्म क्या है कि हमारा जो एंगल है ना, ये क्या है, बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। जब ये एंगल छोटा है तो हमारा देखिए कि ए एंगल क्या है, टेंस टू 0 है। समझ लीजिए कि ए एंगल जो टेंस टू क्या है 0, इसका मतलब जो आई है, जो I1 है वो भी क्या है, जो है ना I1, इसका मतलब जैसे ही ये एंगल हुआ हमारा, तो उसका मतलब अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दूसरा केस क्या है कि R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या है ए। अब ये ए 0 है तो यहाँ से क्या मिला कि R1 टेंस टू भी 0 होगा और R2 टेंस टू भी 0 होगा। जैसे ही R1 टेंस टू 0 हुआ, इसका मतलब क्या है, I1 टेंस टू भी क्या होगा, 0 होगा, और इसका मतलब क्या है, I2 टेंस टू भी क्या होगा, 0 होगा। यानी कि I1 भी लगभग 0 होगा, I2 भी लगभग 0 होगा, दोनों ही क्या हो गए, 0 होंगे। अब हम बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पर म्यू पी क्या लिखा है हमने, ये इंडेक्स है, क्या है, रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, और ये रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ एयर यानी कि मीडियम है। मीडियम हमने एयर लिया है तो इसका इंडेक्स हमने लिखा 1 और इसका लिया है हमने म्यू, ठीक है। चलो अब हम इस पॉइंट पर बात करते हैं, जो पी पॉइंट है हमारा, इस पर बात करते हैं। पी पॉइंट पर हम अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ, है ना। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ ऑन पी पॉइंट, कहाँ पर, पी पॉइंट। अब देखिए पी पॉइंट पर जैसे ही हमने स्नेल्स लॉ लगाया तो क्या है कि हमारा जो है म्यू एम साइन आई इक्वल होगा किसके, म्यू पी साइन आर के, सॉरी I1, और ये क्या है R1, ठीक है। तो जैसे ही पी पॉइंट पर हमने क्या लगाया, स्नेल्स लॉ लगाया, तो हमारे पास क्या हो गया, म्यू एम साइन आई इक्वल टू म्यू पी साइन आर। अब हमें बताया कि म्यू एम जो है वो कितना है, 1 है। अब म्यू एम कितना है, 1 है, और साइन आई टेंस टू क्या है, ये बहुत ही छोटा है, साइन आई क्या है, बहुत छोटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये तो हो गया 1। म्यू एम क्या है, यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल आई इक्वल टू म्यू पी साइन आर। अब ये क्या हो गया, म्यू आर। अब म्यू पी को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू, तो ये एंगल म्यू आई, तो ये हो जाएगा I1 इक्वल टू हो जाएगा म्यू R1 गाइस। ये I इक्वल टू क्या हो गया, म्यू R1, इसको हम दे सकते हैं इक्वेशन 1 का नाम, ठीक है गाइस। I इक्वल टू क्या हो गया, I1 जो है इक्वल टू किसके हो गया, म्यू R1 के इक्वल हो गया गाइस, ठीक है। I1 जो इक्वल टू किसके हो गया, म्यू R1 के, ठीक है गाइस। सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट पर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, सेम चीज, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ ऑन पॉइंट जो है Q। जैसे ही पॉइंट Q पर लगाया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू पी साइन R2, ये इधर एंगल कौन सा, R2 इक्वल टू हो जाएगा म्यू एम साइन I2। यहाँ से देखिएगा इस जो है, अब म्यू पी तो इसको लिख सकते हैं म्यू, और ये क्या हो जाएगा R2 इक्वल, अब म्यू एम क्या है 1 और से साइन I2, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया, I2 इक्वल टू म्यू R2। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 गाइस, इक्वेशन नंबर 2। अब ये है एक I1 और I2। अब हमें क्या निकालना है, हमें डेविएशन निकालना है, और हमने निकाला था डेविएशन का जो हमारा फॉर्मूला था वो कितना है कि डेविएशन जो था, हमने फॉर्मूला निकाला था डेविएशन इक्वल टू, हमारे पास क्या आया था, I1 प्लस I2 माइनस ए। तो I1 और I2 की वैल्यू करते हैं पुट, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। जैसे ही हमने I1 और I2 की वैल्यू पुट करी तो हमारा जो डेविएशन है वो कितना आ गया, ये हो गया, देखिए I1 बराबर क्या है, म्यू R1, ये हो गया म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेविएशन क्या हो जाएगा, म्यू बार आ जाएगा, ये हो गया R1 प्लस R2 माइनस ए। तो ये जाएगा क्या, डेल बराबर म्यू ए माइनस ए, तो यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा,
तो डेल बराबर क्या जाए, ए कॉमन आया जैसे ही ये क्या है म्यू माइनस 1, तो ये हो गया डेविएशन फॉर क्या थिन प्रिज्म। ये थिन प्रिज्म के लिए डेविएशन हो गया, तो इसको हम ले लेते हैं F4, इस फॉर्मूले को भी हमें याद करना है। ये क्या है, डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म। अगर किसी थिन प्रिज्म की बात करते हैं डेविएशन के लिए, तो यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि अगर एंगल ऑफ दे दिया, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा यहाँ से कि एक एंगल दे दिया बहुत ही छोटा, ये जरूरी नहीं है कि आपको दिया हुआ कि ये प्रिज्म कैसा है, थिन है, तो एंगल क्या दे दिया छोटा। हमें पता है कि 10 डिग्री से छोटा होता तो हम क्या लेते हैं, थिन प्रिज्म, तो एंगल दे दिया छोटा इसने, ठीक है। और फिर आपको म्यू दे दिया और आपसे पूछा कि इसमें डेविएशन कितना होगा, तो आपसे डायरेक्ट इससे न्यूमेरिकल भी बन सकता है और आपसे डेविएशन पूछ सकता है गाइस। नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। हम यहाँ तक नोट कर लीजिए, डेविएशन फॉर ए थिन प्रिज्म गाइस। ओके गाइस, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिनिमम डेविएशन ऑफ ए प्रिज्म, कि प्रिज्म के जो मिनिमम डेविएशन है वो क्या हो, कब होगा, तो मिनिमम डेविएशन कितना होगा गाइस। तो मिनिमम डेविएशन के लिए हमारा क्या कैसे है कि जो लाइट इंसिडेंस रहे, जो इंसिडेंस रहे एंगल और जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि या तो दोनों सेम हो, कि हमारा क्या होना चाहिए कि I1 और जो हमारी है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारी I1 और I2, वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दोनों ही एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी हमारा जो डेविएशन है वो क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। ये मस्ट है, देयर विल बी मस्ट कंडीशन I1 इक्वल टू होना चाहिए I2, तभी हमारा जो डेविएशन है वो क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा गाइस। पहली बात तो आप इसको बोल सकते हैं, या फिर आप कंडीशन है कि आप इसको डेरिवेट, जैसे कि हमारे डेविएशन की इक्वेशन क्या है, जो डेरिवेशन है वो क्या होता है कि हमारा पास जो डेविएशन है ये क्या है, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इंटू माइनस है, ये क्या है हमारा डेविएशन है। अब इसको हम पहले ड्राइव करें, जीरो लाएं, इसको दोनों को इक्वल प्रूफ करें कि ये दोनों जब इक्वल होंगे तो हमारा डेविएशन क्या होगा, जीरो होगा। ये डेविएशन इसको जीरो लाना है, सबसे कम लाना है, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को, ये तो हमें पता है कि ये कंडीशन कम रहेगी तभी ये जीरो होगा, लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है तो हम क्या करेंगे भाई, हमें पता है कि डेविएशन दोनों जो है एंगल होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए, तो हमें वो लगाना। आप ये डायरेक्ट लगा के भी कर सकते हो, जो मिनिमम है आप इन दोनों को इक्वल करके भी कर सकते हो, लेकिन ये इक्वल क्यों किया भाई, हम कह रहे हैं कि ये इक्वल होगा तब मिनिमम डेविएशन होगा, लेकिन क्यों, हमें क्या चाहिए, ये डेविएशन जो है हमें क्या चाहिए, टेंस टू जीरो। ये क्या है, कांस्टेंट, इसको हम क्या करें, जो है इसको क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट किया ये हो गया जीरो, ये हो गया डी जो है I1 प्लस डी I2 माइनस डी ए, बात कीजिएगा। तो डी, अब ये डी ए टेंस टू क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, जो है ये है, हम बात करते हैं इससे, ये भी कट जाएगा, ये डी ए टेंस टू ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हम बात करते हैं इसका, ये हो जाएगा डी I1 इक्वल टू माइनस डी I2। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बोथ साइड में इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। यहां पर हमने क्या किया, डिफरेंशिएट द इक्वेशन, ठीक है। यहां से अब हम कह रहे हैं इंटीग्रेट बोथ साइड। जैसे इंटीग्रेट किया तो ये डी, यहां पर देखिए हमने क्या किया, अब डी आई माइनस डी I2 इंटीग्रेशन किया, हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, तो ये हो जाएगा I1 इक्वल टू माइनस I2, यानी कि I1 और I2 जो है हमारे वो क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी कि इनका जो मैग्नीट्यूड है, अब ये बात कर रहे हैं माइनस, यानी कि अब ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, तो इनका मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I। बस ये कंडीशन होगी तो क्या होगा, ये कंडीशन होगी तो हमारा डेविएशन क्या होगा, ये मिनिमम होगा, ठीक है। तो अब इस कंडीशन को हम इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इसको डेरिस मिनिमम के लिए हम क्या कर देते हैं, लेट लिखो फॉर मिनिमम डेविएशन, ठीक है। हम लेते हैं लेट क्या, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, तो डेल मिनिमम, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I प्लस I माइनस A, तो डेल मिनिमम
एस मिनिमम जो है कितना हो जाएगा 2i इक्वल माइनस ए गाइस, 2i माइनस ए आ जाएगा। अगली बात समझ में, तो ये क्या आ गया हमारे पास मिनिमम डेविएशन आ गया, क्या आ गया 2i माइनस ए गाइस, 2i माइनस ए। तो इसको हम लिख देते हैं ए फॉर, ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मिनिमम डेविएशन। ये कैसा आप यहाँ से भी कर सकते हो और अल्टरनेट के रूप में आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि हमें पता है कि दोनों के डेविएशन अगर सेम कब होगा, डेविएशन सबसे कम कब होगा, जब इंसिडेंस रे, इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टिंग एंगल दोनों सेम होंगे तो ही हमारा डेविएशन क्या होगा, सेम होगा। तो वहाँ से हम डायरेक्ट भी ये निकाल सकते हैं गाइस, या ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो यहाँ से करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ये जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है म्यू जो हम लिखते आ रहे हैं, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे गाइस। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले को हम इसको इसी से हमें एक बार इसको रीअरेंज करने से हमें एक और चीज़ मिलती है कि आई जो होती है, आई जो हो रही है यहाँ से हमारे पास आई के लिए एक फॉर्मूला मिल रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है यहाँ से, आई इक्वल टू क्या मिल रहा है, एस मिनिमम, ठीक है, प्लस ए अपॉन 2 गैस। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है और आपके काम भी आएगा। वो किस में आएगा, जब हम रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ म्यू लगाएंगे तो ये वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म। किसके लिए, प्रिज्म के लिए जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है उसको ज्ञात निकालेंगे गाइस, फाइंड आउट करेंगे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हम उसके बारे में बात करते हैं गाइस। तो इस प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए सबसे पहले हम सबसे जो इजी तरीका है उसी से करेंगे कि हमने क्या है आई और I1 आई और I2 क्या है हमने इक्वल ले लिया गाइस। तो हम बोल रहे हैं कि I1 जो है इक्वल है किसके, I2 के, कि हमारा जो है I1 इक्वल टू है I2 के, वो क्या है कितना, R1 जो है वो इक्वल है किसके, R2 के, जो कितना है R1 जो है इक्वल है किसके, R2 के, और वो I1 जो है इक्वल है वो किसके है, I2 के और I है। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं। तो हमें पता है क्या कि हमें फॉर्मूला पता है कि R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या होता है A। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, R प्लस R बराबर A। तो यहाँ से R बराबर क्या मिल रहा है, A/2 गाइस। R बराबर हमें क्या मिल रहा है, A/2 गाइस। R बराबर क्या मिल रहा है, A/2। तो हमारा जो प्रिज्म है इसके लिए हम देख रहे हैं गाइस, ये प्रिज्म है। अब यहाँ से इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टिव रे और ये इस तरीके से, तो नॉर्मल के साथ अगर ये एंगल I बना रहा है तो ये एंगल क्या बना रही है, रिफ्रैक्टिव रे R बना रही है। ये एंगल इस नॉर्मल के साथ R बना रहा है, तो ये इसके साथ क्या बना रहा है, I बना रहा है। आगे बात समझे, चलो। तो अब हम देखते हैं गाइस, हमारा जो डायग्राम है इसके हिसाब से हम देख रहे हैं ये I और R बना रहा है, ठीक है, I और R है। अब हम इस पॉइंट पर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, बाय स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, म्यू एयर है, म्यू हमने देखा यहाँ पर एयर है और ये म्यू पी है इसके लिए। तो इस पॉइंट पर अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, इस पॉइंट पर अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो इस पॉइंट के लिए हम जैसे ही हमने इस पॉइंट पर क्या लिया, स्नेल्स लॉ को अप्लाई किया गाइस, देखते हैं। तो बाय स्नेल्स लॉ हमें क्या मिल रहा है कि म्यू एम साइन आई, म्यू एम साइन आई, ठीक है, म्यू एम साइन आई इक्वल आ रहा है क्या, म्यू पी साइन आर। म्यू एम साइन आई इक्वल टू क्या आ रहा है, म्यू पी साइन आर गाइस। ठीक है, अब साइन आई की जो वैल्यू है वो हमने अभी निकाली थी कि आई इक्वल टू क्या होता है, एस मिनिमम प्लस A/2। ये हमने अभी जस्ट एस मिनिमम के लिए निकाली थी, तो ये तो होगी हमने इस पर। और साइन आर कितनी, A/2, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू एम साइन आई कितना हो जाएगा, यहाँ पर आई की वैल्यू ये पुट कर देते हैं, एस मिनिमम प्लस A अपॉन क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू म्यू पी साइन आर कितना हो जाएगा, साइन ये कितना हो जाएगा A/2 गाइस।
नेक्स्ट केस की बात करते हैं। तो म्यू एम इक्वल टू एयर के लिए हमारे पास ये क्या हो जाएगी, म्यू हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास, सॉरी तो म्यू नहीं लिखें तो ये क्या हो जाएगा साइन, ये क्या है एस मिनिमम प्लस ए। अगर एयर नहीं हो तो हम केस की बात करते हैं, ठीक है। एयर हो तो ये सीधा म्यू हो जाएगा, ये म्यू पी हो जाएगा हमारे पास। लेकिन अगर एयर नहीं हो तो अब बात करते हैं इसके नीचे क्या लिख देते हैं, साइन ए बाई 2 इक्वल टू ये क्या है म्यू पी अपॉन म्यू एम। तो डेंसर और रेयर, ये क्या है डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं म्यू लिख सकते हैं, ये हो जाएगा म्यू। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास मीडियन ऑफ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म आ गया। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है और ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम नाम दे देते हैं F55 गाइस। तो ये जी हमें याद करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ये चीज़ इस तरीके से लर्न कर सकते हो या इसको बना सकते हो गाइस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म अगर आपको निकालना है तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस, लर्न करना है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है हमारा टॉपिक प्रिज्म से रिलेटेड है और लाइट से ही रिलेटेड है, और जो हमारा प्रिज्म से रिलेटेड लगभग शायद लास्ट टॉपिक बचा हमारा, और वो है डिस्पर्सन ऑफ ए लाइट, यानी कि जो लाइट का डिस्पर्सन है वो किस तरीके से होता है एक प्रिज्म के अंदर, उसके हम बात करते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए गाइस, फिर हम बात करते हैं डिस्पर्सन ऑफ द लाइट गाइस। ओके गाइस, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्पर्सन ऑफ ए प्रिज्म। गाइस डिस्पर्सन बाय द प्रिज्म, देखिए हमने बहुत सारे जो है इंस्ट्रूमेंट देखे हैं गाइस, ठीक है, तो बहुत सारे हम इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, लेकिन जो लाइट का डिस्पर्सन करता है वो कौन करता है, प्रिज्म ही करता है गाइस। तो प्रिज्म क्या करता है गाइस, देखिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है कि एक यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या है एक प्रिज्म है, और इस पर हमने यहाँ पर क्या है एक लाइट डाली, वाइट लाइट आई, और ये क्या हुआ यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई इस तरीके से, और ये रिफ्रैक्ट होने के बाद इसमें कुछ डिफ्रैक्शन आ जाता है, और वो किस तरीके से आता है, ये इस तरीके से इसमें क्या आ जाता है डिफ्रैक्शन आ जाता है गाइस, यानी कि एक पट्टी बन जाती है। ये क्या करती है, इसको इस लाइट को 7 अलग अलग कलर्स में डिवाइड कर देती है, इस वाइट लाइट को 7 अलग अलग कलर्स में डिफ्रेस कर देती है गाइस, डिस्प्रेस कर देती है गाइस। और जो ये होता है ये क्या होता है रेड, सबसे ऊपर रेड होता है, येलो और वोलेट, जिसको हम विबज्योर से भी हम जो है इस को लर्न कर सकते हैं। इनका जो इनका क्या बोलते हैं ऑर्डर, इनका ऑर्डर जो है वो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, किसके विबज्योर से, ठीक है, विबज्योर से जो है हम इसका ऑर्डर याद कर सकते हैं। सबसे नीचे वोलेट होता है, सबसे ऊपर रेड होता है ना, तो इस तरीके से ऑरेंज रेड इस तरीके से हम इसका ऑर्डर याद कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये क्या करता है वाइट रेड को डिस्प्रेस कर देता है, इनको अलग अलग कर देता है। हम प्लेन आंखों से हम इसको नहीं देख सकते, लेकिन हम इसका स्पेक्ट्रम मिल सकते। इन 7 कलर को किसी एक ही साथ किए, मतलब इन 7 कलर को, ये जो 7 कलर्स जिससे ये लाइट डिफ्रेस हो रही है, अगर इनको हम किसी स्क्रीन पर जैसे किसी स्क्रीन पर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जो स्पेक्ट्रम जो हमें मिलता है वो किससे मिलता है, इससे प्रिज्म से हमें स्पेक्ट्रम मिलता है गाइस, ठीक है। तो इनका ऑर्डर क्या है, ये है। अब हम बात करते हैं ये डिस्पर्सन होता है वो किस तरीके से होता है गाइस, इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, देखिए तो हमें पता है डेविएशन जो होता है किसी थिन प्रिज्म के लिए, तो डेविएशन जो होता है उसके लिए हमें फॉर्मूला जो होता है एस जो होता है वो क्या होता है ए म्यू माइनस 1, एक म्यू माइनस 1 होता है। ये क्या है जो डेविएशन है गाइस। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि जो एस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, ए के, जो एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए के। हमें डेविएशन एस इक्वल टू क्या मिल गया, ए इंटू म्यू माइनस 1। तो यानी कि एस जो है वो क्या है, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर ए लार्ज होगा, क्या ए बड़ा होगा, तो ये जो डेविएशन है वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम बोल रहे हैं इसका इसका जो है एस जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। तो डिस्पर्सन जो इसका एस जो है वो भी क्या हो जाएगा, तो एस भी क्या होगा, लार्ज होगा। जितना ज़्यादा एस होगा उतना ही ज़्यादा होगा। सेकंड केस, ये फर्स्ट केस। सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड क्या है कि एस जो है इक्वल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, ए के, और ए जो है, अब जो है ना ए क्या है, ए है
जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी ए का तो हमने लिख देना, तो एस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अब किसके, म्यू के, जो है किसके प्रोपोर्शनल है, म्यू के। और म्यू जो प्रोपोर्शनल होता है वो किसका होता है, म्यू जो होता है वो क्या होता है गाइस, म्यू होता है एन लेमडा सी अपॉन वी, जो कि इक्वल होती है किसके, जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के, और म्यू जो है इक्वल होता है किसके, सी अपॉन वी के, जो कि किसके होगा, एन लेमडा नॉट अपॉन किसके हो जाएगा, एन लेमडा के। इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, 1 अपॉन लेमडा के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एस इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1 अपॉन लेमडा के। लेमडा क्या होती है, वेवलेंथ, जो है जो इसका एस जो है वो लेमडा क्या है, वेवलेंथ के, यानी कि जितनी ज़्यादा लेमडा होगी, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं कि रेड लाइट हैज़, अब से रेड लाइट जो है उसकी जो है लेमडा है, वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम है। रेड लाइट की लेमडा क्या होती है, इसकी जो लेमडा होती है वो क्या होती है, मैक्स होती है, और इसकी जो लेमडा होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है गाइस। वेवलेंथ जो होती है इसकी मैक्सिमम होती है और इसकी मिनिमम होती है गाइस, ठीक है। तो जिसकी लेमडा ज़्यादा होगी उसका जो डेविएशन है वो कम होगा, और जिसकी लेमडा कम होगी उसका डेविएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसमें देखिए अब ये विबज्योर कलर है, इसकी लेमडा क्या है, सबसे कम है, तो इसकी लेमडा सबसे कम है तो इसमें डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा डेविएशन हो जाएगी। और जिसका लेमडा वेवलेंथ कम है उसका डेविएशन कम होगा तो वो सीधी निकल जाएगी। तो ये इनको क्या कर देता, डिवाइड कर देता अलग अलग कलर पे, उस किसके रेस्पेक्ट में, उनकी वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो रेड कलर की जो है लेमडा सबसे ज़्यादा होती है तो इसका सबसे कम डेविएशन होता है, और जो विबज्योर कलर है इसका जो होता है वॉयलेट कलर जो है इसका जो होती है डेविएशन लेमडा जो होती है वो मिनिमम होती है, इसलिए इसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होती है। और इनकी जो वेवलेंथ है इसमें जो डिफरेंस होने की वजह से ही इनके जो ये स्पेक्ट्रम इनमें डेविएशन में जो ये क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है गाइस, जिसकी वजह से ये हमें अलग अलग दिखाई देने लग जाते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो है डेविएशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, म्यू, और म्यू क्या इक्वल होता है, सी अपॉन वी के। यहाँ से क्या पता, एन इक्वल टू लेमडा नॉट अपॉन एन लेमडा, एन से एन कट गया, लेमडा नॉट नॉर्मल है, तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, 1 अपॉन लेमडा के, यानी कि वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जिसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसकी ही उसका डेविएशन उतना ही ज़्यादा कम हो, उतना ही कम होगा, क्योंकि नीचे है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज़्यादा वेवलेंथ उतना ही कम डेविएशन, और जितनी कम वेवलेंथ उतनी ही ज़्यादा डेविएशन। तो रेड लाइट की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, इसलिए उसका डेविएशन सबसे कम होता है। एक केस तय पता कि जितना ज़्यादा ए होगा उतना ही ज़्यादा डेविएशन होगा, यानी कि ए जितना लार्ज होगा उसमें जो डेविएशन है उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए अगर बड़े प्रिज्म पर हम इसका देखते हैं तो हमें आसानी से दिखाई देगा, और छोटे प्रिज्म पर हम इसको देखते हैं तो ये हमें कम क्या होता है, कम दिखाई देगा, ठीक है गाइस। तो ये दोनों केस हमारे पास मिलते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखते हैं रेड लाइट जो रेड हैज है, तो रेड हैज हाईएस्ट एंड जो है वॉयलेट है मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है। जो रेड लाइट की जो है वो मैक्सिमम होती है और इसकी मिनिमम होती है इन विबज्योर, ठीक है। ओके गाइस, तो इसका डेफिनेशन आगे समझ में कि डिफ्रेक्शन ऑफ जो है डिस्प्रेशन ऑफ बाय प्रिज्म क्यों होता है गाइस, क्योंकि इसमें जो है ना ये डेविएशन किसकी डिपेंड करता है, वेवलेंथ की वजह से, और इन कलर्स की जो है अलग अलग वेवलेंथ होती है, इसलिए ये इनको अलग अलग कर देता है गाइस, क्योंकि उनमें फिर ये क्या दिखाता है, ये क्या शो करता है, अलग अलग जो है वो क्या करता है, डेविएशन शो करता है गाइस, ठीक है। डेविएशन से ही तो अलग अलग होती है ये, ठीक है। तो अलग अलग, अब मैं वापस अगर इस पर अपोजिट, अगर मैं वापस इस पर इस तरीके से अल्टा प्रिज्म लगा देता हूँ तो ये यहाँ से क्या हो जाती है, यहाँ से ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस क्या हो जाती है, एक सिंगल वाइट रे बनाती है गाइस, क्या बनाती है, एक सिंगल वाइट रे बनाती है। यहाँ से क्या होता है, ये इस तरीके से रिफ्रैक्ट होके ये क्या करती है, एक सिंगल वाइट रे निकलती है यहाँ से। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।